कल हम लोग चर्चा कर लिए थे लीजेंड के बारे में। आपको बतलाया गया था कि वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट और इम्प्टी ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट बाउंड के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को लीजेंड बोला गया था। अब हम लोग को देखना है कि टाइप्स ऑफ लीजेंड क्या होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो जो अरेंजमेंट हम बतलाए थे कैसे बन रहा था, सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड एक दूसरे से जुड़कर, वो अपने दिमाग में होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लीजेंड का बात करते हैं। तो लीजेंड का जो टाइप होता है वह डोनेशन साइट के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डोनेशन साइट एक होगा तो मोनोडेंटेट लीजेंड बोलेंगे या यूनिडेंटेट लीजेंड बोलेंगे। अगर डोनेशन साइट 2 होगा तो उसको बाइडेंटेट लीजेंड बोलेंगे। डोनेशन साइट 3 होगा तो उसको ट्राइडेंटेट लीजेंड बोलेंगे। ये कैसे डोनेशन साइट 1 और 2 होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल से देखें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम NH3 का बात करते हैं तो ये जो NH3 है इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल मेटल एटम को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बाउंड से जाएगा, तो एक ही डोनेशन साइट इसके पास है, इसलिए इसको मोनोडेंटेट लीजेंड बोलेंगे। लेकिन यहीं पर कंपाउंड हम ऐसा लिख दिए NH2 CH2 CH2 NH2, तो अब जो ये कंपाउंड लिखा गया है इथिलीन डाइएमीन, इसमें इस नाइट्रोजन पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बाउंड से सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से भी सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट बाउंड जाएगा, तो इसको आप बोल दिए बाइडेंटेट लीजेंड। तो ये यहाँ पर डिसाइड करता है कि उसके पास कितना डोनेशन साइट है, यानी कितने साइट से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम या आयन को दिया जा सकता है। उसी के आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ लीजेंड देखते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पर लिख दिया गया मोनोडेंटेट लीजेंड। अब ये बात समझ में आ गया आपको कि मोनोडेंटेट लीजेंड जो होगा उसमें एक ही डोनेशन साइट होगा, एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बाउंड के थ्रू, तो उसको आप बोल दिए मोनोडेंटेट लीजेंड। जैसे एग्जांपल हम लिखे CuNH3 होल 4 2+, ये बात समझ में आ रहा है। ये जो कंपाउंड है या CuNH3 ये हम लिख लिए 4 के संख्या में, और इस पर हम 2+ चार्ज ले लिए क्योंकि रहा होगा यहाँ पर Cl2, वह Cl2 हटा होगा Cl-1 करके, Cl-Cl-1 करके, तो यहाँ पर 2+ आ गया होगा। अब यह जो 2+ है वह 2+ इस NH3 पर तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह तो न्यूट्रल स्पेसीज है, मतलब यह 2+ किस पर है, कॉपर है, यानी कॉपर पर जो चार्ज होगा आयनाइजेबल वैलेंसी जिसको आप बोल रहे हैं, वह आयनाइजेबल वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी कॉपर का कितना हो गया 2। तो इस स्थिति में हम जब कॉपर का बात करें तो उसके प्राइमरी वैलेंसी की चर्चा अगर करेंगे तो उसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा +2, जो ऑक्सीडेशन नंबर से पता किए कि कॉपर पर कितना चार्ज आएगा। और जब इसके सेकेंडरी वैलेंसी का चर्चा करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी का चर्चा करेंगे, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कितना कोऑर्डिनेट बाउंड बनाया, यानी कितना कोऑर्डिनेट बाउंड ऑल अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, तो उसका संख्या हो जाएगा 4, क्योंकि NH3 एक ही कोऑर्डिनेट बाउंड बना सकता है और NH3 का संख्या है 4, तो हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी 4। एक स्टूडेंट कल क्वेश्चन पूछे थे कि क्या सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। हाँ, तो कल हम समझाए थे इस बात को कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, तो आप इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोल सकते हैं या इसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं।
तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर दिखला रहे हैं कि CuNH3 होल 4 पर 2+। अब इसमें कॉपर का क्या प्राइमरी वैलेंसी है वो स्पष्ट है, और कॉपर का क्या सेकेंडरी वैलेंसी या कॉपर का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो स्पष्ट है। बस हम यहाँ पर ये दिखला दिए कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है कॉपर, अब इस कॉपर को NH3 एक कोऑर्डिनेट बाउंड से जोड़ा, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3 के द्वारा दिया गया, दूसरे NH3 के द्वारा दूसरा पेयर, तीसरे NH3 के द्वारा तीसरा पेयर और चौथे NH3 के द्वारा चौथा पेयर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स कॉपर के, कॉपर आयन Cu++ के 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स में 4 NH3 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाता है, इसलिए वह 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और उसका सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। मेनली अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि जितना कोऑर्डिनेट बाउंड एक लिगेंड बना पाएगा, कितना उसका डोनेशन साइट है, उतना ही उसका डेंटेशन साइट होगा, या उसी के आधार पर उसके टाइप को हम बोलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, मोनोडेंटेट मतलब एक डोनेशन साइट। तो लिख दिए हैविंग ओनली वन डोनेशन साइट, उसका सिर्फ एक ही डोनेशन साइट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे NH3 है तो लिखने के दौरान, जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म क्या होगा, इन बातों को पढ़ना है। और प्रत्येक ईयर एग्जामिनेशन में 1-2 मार्क्स का नोमेनक्लेचर और 1-2 मार्क्स का आइसोमेरिज्म पूछता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके दौरान हमको ज़रूरत पड़ेगा कि हम इसका नाम क्या लिखें, NH3। तो NH3 को हम क्या बोलेंगे, एमीन। H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। X-, जैसे Cl-, Br-, I-, F-, ये भी एक ही डोनेशन साइट को दिखलाता है। वैसे अगर हम Cl- की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कहीं से इलेक्ट्रॉन आया हुआ, ये Cl-। लेकिन डोनेशन साइट इसका कितना होगा, डोनेशन साइट एक ही होगा। अब जो स्टूडेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गिनकर डोनेशन साइट बतलाएंगे वो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ पर ये भी 1, 2, 3 एंड ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 डोनेशन साइट नहीं हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे ये एक लिगेंड है और ये भी एक लिगेंड है, दोनों अलग अलग लिगेंड है, तो ये जुड़े इससे, ये जुड़े इससे, ये सेंट्रल मेटल आइटम है, ये लिगेंड इससे जुड़ा, ये लिगेंड इससे जुड़ा, और ये लिगेंड इससे जुड़ा, इस तरह से जुड़ा। तो अब लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको लिगेंड कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको लिगेंड कंसीडर कर रहे हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये एक ऐसा लिगेंड है जिसका डोनेशन साइट ये भी है और जिसका डोनेशन साइट ये भी है। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम से इस लिगेंड को जोड़े तो क्या हुआ, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बाउंड से यह भी दे और कोऑर्डिनेट बाउंड से यह भी दे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, तो इस तरह से यह क्या हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो वो जो रिंग का फॉर्मेशन हो गया, वो रिंग का फॉर्मेशन एंगल कम होने से एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये एंगल बड़ा हो के लिए हमको ध्यान रखना होता है कि यह रिंग स्टेबल होना चाहिए, एंगल स्ट्रेन इसमें कम आना चाहिए, जिसके कारण ये जो रिंग बन रहा होगा उसमें जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे उसका संख्या इतना जरूर होना चाहिए कि ये एंगल ज़्यादा हो। अब अगर हम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम रख दिए और यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए और यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, तो ये जो एंगल स्ट्रेन होगा ये बहुत ज़्यादा